Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnain, with the higher level mathematics. मेरे बच्चे, कोई भी बच्चा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ, मुख्तलिफ एग्जाम्स की तरफ जाना चाहता है, वो ये कोर्स ज़रूर स्टडी करे। स्पेशली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, अगर आप CSS के अंदर मैथमेटिक्स को एज ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, मैकेनिक्स उसका कोर्स है। और मैकेनिक्स का जो पेपर है CSS का, वो इसी क्यू के गौरी से आता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहरहाल इट विल बी गुड। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये मैकेनिक्स कितना यूजफुल सब्जेक्ट है हमारे लिए। बहरहाल मैंने कहा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, CSS के लिए भी अगर आप मैथ को चूज करते हैं तो आपको ये एक सब्जेक्ट के तौर पर अच्छा बेनिफिट दे सकती है। और फिर सबसे बड़ी बात है पॉइंट स्कोरिंग। पाकिस्तान के अंदर अगर मैकेनिक्स का पेपर आता है तो इसी क्यू के गौरी से आता है, तो उसका भी फायदा हो जाता है कि आपको क्वेश्चन इधर उधर ढूंढने में मसला नहीं आता। फिर एक और फायदा, मैं जो यहां पर करवा रहा हूं एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी की चीज करवाऊंगा, आपको बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक लेनी भी नहीं है, अगर ले भी ली है तो मैं कहता हूं अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये देखें, हमारे मेरे बच्चे, टाइम कम है, हम शुरू करते हैं। हमने पिछली बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। असल में पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर थीटा आप जानते हैं, उसके अंदर डिस्कशन हुई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। अब होता है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर जिक्र होता है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अक्सर बच्चे बड़े परेशान होंगे, ये बातें आपको नॉर्मल रूटीन में नहीं पता चलती। अब ये देखें, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो परेशान हो गए होंगे कि इंट्रिंसिक क्या होता है, हालांकि ये आपने बेसिक कैलकुलस में चीज पढ़ी होती है। अब ये देखें, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर आपका पार्टिकल कोई मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, अगर अलोंग द कर्व मूव कर रहा है और यहां पर ये कोई पॉइंट है P, आपको लोगों को पता है मेरे बच्चे कि ये जो लाइन होती है ये टेंजेंट लाइन होती है। जो किसी पॉइंट के ऊपर उसको टच करे उसको मेरे बच्चे टेंजेंट लाइन कहते हैं। अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये टेंजेंट लाइन जो है ये एंगल साई बनाती है, और जरा गौर करिएगा P का ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको S कह लेता हूं, अगर इस डिस्टेंस को मैं S कह लेता हूं कि ये जो P के कोऑर्डिनेट होंगे ना मेरे बच्चे, S और साई, इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। और एक और बात आपको बता दूं, हमारा टॉपिक ही छिड़ पड़ा है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो सर्कल होता है ना, सर्कल, उसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन ये होती है S इज इक्वल टू A इंटू साई और माइनस पाई बाई 2। इस बात को याद रखना, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है जस्ट फॉर द सर्कल। ये तो वैसे ही आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अच्छा, अब बात ये है कि इसके अंदर हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे डील करने हैं, जरा गौर करिएगा। ये आपको पता है ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो होंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आप लोगों को पता है कि जो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये इस पर ये नॉर्मल लाइन कहलाती है, और जो इसके अलोंग होंगे वेलोसिटी के कंपोनेंट उसको हम कहेंगे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसी तरीके से टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसी तरीके से नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। होप सो बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मुराद क्या है, कि जो अलोंग द टेंजेंट लाइन वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे, और जो अलोंग द टेंजेंट लाइन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होंगे, और टेंजेंट लाइन से मुराद ये है कि ये बेसिकली इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। बहरहाल मेरे बच्चे, होप सो के बात आपको समझ आ गई होगी। और फॉर योर नॉलेज ये भी याद रखना कि सर्कल के लिए इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, S इज इक्वल टू A साइन इंटू पाई बाई 2। बहरहाल इस चीज का ताल्लुक हमारे नहीं है इसके साथ, टॉपिक के साथ। हम मेरे बच्चे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है, ये टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एंड क्या नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। मेरे बच्चे, वैसे जो हमारा टॉपिक होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की होते हैं, लेकिन हम पहले वेलोसिटी के डिस्कस करते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, जरा गौर करिएगा, हम इस तरह करते हैं कि ये कोई पार्टिकल की मोशन ले लेते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ रहेंगे
अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को सुनेंगे, आपको लेक्चर यहीं पर बैठे तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप सारी लेक्चर की वीडियो सुन लें, अगर आपको तैयार ना हो, आप जो मुझे जुर्माना कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो जुर्माना हो मुझे कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप सिर्फ वीडियो को बगौर एक बार सुन, एक बार बगौर सुन। एक पार्टी अभी हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि जब टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं तो पार्टिकल मूव कर रहा होता है अलोंग द कर्व। शुरू से बात सुने, इसका ये मतलब है कि फर्ज कर लेते हैं कि ये ए बी कर्व है जिसके अलोंग आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो पी पॉइंट पे चला जाता है किसी टाइम, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। और जब वो पी पे जाता है ना, टी, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एस कवर किया। ये बातें हम सारी फर्ज कर रहे हैं कि जब वो एक पार्टिकल है जो अलोंग द कर्व ए बी मूव कर रहा है, जब पी पर जाता है एट एनी टाइम टी, तो उसने फासला कितना तय किया, एस। कुछ देर के बाद वो चला जाता है क्यू पॉइंट पे, और वहां पर जाके उसका टाइम बन जाता है टी प्लस सिग्मा टी, और डिस्टेंस बन जाता है जो डिस्टेंस उसने किया एस प्लस सिग्मा एस। अच्छा, हम फर्ज कर लेते हैं कि जो पी है, पी ये अगर ओ है, आपको पता है ना पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट पी। पी का पोजीशन वेक्टर फर्ज कर लेते हैं आर। फिर मेरे बच्चे क्यू का पोजीशन वेक्टर वो होगा आर प्लस सिग्मा। मैं फिर बात की आपको, मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखें, आपका पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व ए बी, किसी लम्हे टी टाइम के बाद वो पी पे होता है, उसने डिस्टेंस एस किया, कितने टाइम के बाद, टी प्लस सिग्मा टी टाइम के बाद वो क्यू पे चला गया और उसने डिस्टेंस किया एस प्लस सिग्मा एस। बाकी हमने ये बात फर्ज कर ली है कि पी का पोजीशन वेक्टर आर है, क्यू का आर प्लस सिग्मा आर है। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि ये जो पी क्यू है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। अच्छा, इसकी डिटेल मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना सुन लें कि ये जो होगा ना पी क्यू, ये बराबर होगा सिग्मा आर। डिटेल दूंगा, अभी थ्योरी मुझे लिखने में, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बात को फिर रिवाइज करता हूं, क्योंकि मैंने आपको गारंटी दी हुई है कि आपको मैं तैयार करवाऊंगा। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग द पाथ ए बी एट एनी टाइम टी, वो पी पॉइंट पे जाता है, उसने फासला कितना तय किया, एस किया, कितने टाइम के बाद, टी प्लस सिग्मा टी टाइम के बाद वो क्यू पे चला गया और उस डिस्टेंस कितना कवर किया, एस प्लस सिग्मा एस। पी का पोजीशन वेक्टर आर है, क्यू का पोजीशन वेक्टर आर प्लस सिग्मा आर है। ये जो पी क्यू फासला है ये सिग्मा आर के बराबर आता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये कैसे सिग्मा आर के बराबर आता है, इसकी डिटेल मैं अभी आपको दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। यही बातें जो हमने की हैं थोड़ी लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने नोट्स भी बनाने, तो हम मेरे बच्चे यहां पर लिखेंगे, ये देखें, कंसीडर, क्या चीज, कंसीडर मोशन of particle, consider the motion of the particle along the path AB, जो कि आपको ऊपर बता चुका हूं कि ये AB के अलोंग मूव कर रहा है। अच्छा, फिर ये कहता है लेट द पार्टिकल इज प्रेजेंट किधर, एट पॉइंट P। पार्टिकल मेरे बच्चे P पॉइंट पर मौजूद है एट एनी टाइम T, एट एनी टाइम T। और ये क्या करता है, इट कवर्स आ डिस्टेंस, जी मेरे बच्चे कितना, एस। ये पी पर डिस्टेंस उसने एस कवर किया। अच्छा, फिर ये कहता है, ये हमारे पास एस। अच्छा, आफ्टर कितना जी, आफ्टर आ टाइम टी प्लस सिग्मा टी, इतने टाइम के बाद टी प्लस सिग्मा टी, ये किधर चला जाता है, इट रीचेस पॉइंट
क्यू। आप लोग देख रहे होंगे टी प्लस टी डेल्टा टी टाइम के बाद ये क्यू पॉइंट पे चला जाता है और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया एंड इट कवर्स आ डिस्टेंस। अच्छा पहले अगर एस था तो वहां पर जाके उसका डिस्टेंस हो गया है एस प्लस सिग्मा एस। अच्छा बेशक अगर आप नोट करें तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये सिग्मा एस है। फिग अपनी साथ साथ मुकम्मल करते गए। ये वाला डिस्टेंस मेरे बच्चे ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये होगा सिग्मा एस। अच्छा अब मैंने ये भी कहा कि पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर। क्यू का क्या है, आर प्लस सिग्मा आर। ये पी क्यू सिग्मा आर के बराबर है, कैसे है इसकी डिटेल में अभी आपको देता हूं, लेकिन आप पहले लिख लें कि लेट किसका जी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज आर। पी का पोजीशन वेक्टर आर है एंड पोजीशन वेक्टर जी किसका ऑफ क्यू इज आर प्लस सिग्मा। मेरे बच्चे एक काम करते हैं, बाय हेड टू टेल रूल। क्या मेरे बच्चे आप लोगों को पता है कि हेड टू टेल रूल क्या होता है? हेड टू टेल रूल ये होता है कि वो वाला वेक्टर रिजल्टेंट होता है बाकी दो का, जिसका हेड आखिरी के हेड से मिल रहा हो, जिसकी टेल पहले की टेल से मिल रही। अब गौर करें अगर आप लोग तो ये जो ओ क्यू है ना, इसका हेड इसके हेड से मिल रहा है और इसकी टेल ये ओ क्यू इसका और इसका रिजल्टेंट बन रहा है। इसका मतलब है हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ क्यू ये रिजल्टेंट बन रहा है, एक ओ पी और एक इसका पी क्यू। ये जहन में रखना कि मैं पी क्यू की वैल्यू चाह रहा हूं कि वो सिग्मा आर के बराबर कैसे आई है। देखें ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू बराबर है आर प्लस सिग्मा आर के। ओ पी किसके बराबर है, आर के। पी क्यू तो मैं मालूम करना चाहता। अच्छा ये आर और ये आर कैंसिल, इसका मतलब आपका पी क्यू वेक्टर ये किसके बराबर है, सिग्मा आर के। अब आपको इस बात का भी जवाब मिल गया, जो बच्चे परेशान बैठे हुए थे कि ये पी क्यू सिग्मा आर के बराबर कैसे है, मैंने बता दिया हेड टू टेल रूल के मुताबिक। मेरा ख्याल है कि जो मेरे साथ साथ चल रहा है उसको यहां तक ये चीज सारी कंप्लीट हो चुकी हो, क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं। आपको पता जो हमारा असल मकसद है वो क्या है, वो है इनिशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट निकालना, भला किसके जी, वेलोसिटी के। अच्छा तो हम इस तरह करते हैं कि ये जी, क्या हमें इस बात का पता, हम पिछले टॉपिक में ये बात डिस्कस कर चुके हैं, वी नो डेट, हमें इस बात का पता कि वी वेलोसिटी ये किसके बराबर होता है, ये डी आर ओवर डी टी के बराबर होता है। पढ़ा चुका हूं ना आप लोगों को, पिछले लेक्चर जरूर उठा के देखें। अच्छा मैं एक काम करने लगा हूं, एक बात यहां पे याद रखिएगा, ये जो होता है ना डी आर ओवर डी टी ये तो वेलोसिटी होती है, लेकिन जो होता है ना डी एस ओवर डी टी ये वी होता है और ये स्पीड होता है। स्पीड और वेलोसिटी में ये फर्क होता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ये जो हमारे पास आया v बराबर है डी आर ओवर डी टी, एक काम करने लगा हूं, इसके अंदर मैं अपनी तरफ से डी एस डिवाइड भी कर रहा हूं, डी एस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, कोई हर्ज नहीं। अच्छा मैं आपको बता के आया हूं कि डी एस ओवर डी टी ये v स्पीड के बराबर है, इसका मतलब मैं v को यूं लिख सकता हूं डी आर ओवर डी एस और यहां पर ये v और ये v स्पीड। इसका मतलब है वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, v इंटू डी आर ओवर डी एस। एक आपको मशवरा दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दियो कि अब जो हमारी वेलोसिटी है ना, गौर करिएगा, हमारी वेलोसिटी इसके बराबर आ गई है v इंटू डी आर ओवर डी एस। यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है।
इसका मतलब है हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन वो होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये तो स्केलर है। और एक और चीज, इसका मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है हम डी आर ओवर डी एस की पहले डायरेक्शन निकालते हैं और मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वो अब इस डी आर ओवर डी एस पे डिपेंड कर रहा है। ये तो कॉस्ट, ये तो स्केलर है, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। इसका मतलब है हम अपने सारे काम छोड़े, पहले हम डी आर ओवर डी एस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर कि फर्स्ट नाउ first we will find क्या चीज, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जी, किसकी, ऑफ डी आर ओवर डी एस की। कोई बात नहीं, पहले बेशक आप हेडिंग दे ले कि हम क्या चाह रहे हैं मेरे बच्चे, डायरेक्शन ऑफ डी आर ओवर डी एस, ये हमने हेडिंग दे ली। अच्छा ये बताएं कि इन द लिमिटिंग केस हम डी आर ओवर डी एस को कैसे लिख सकते हैं। ये लिमिटिंग केस होता है, भी जरा तवज्जो करिएगा। लिमिटिंग यूं होता है कि अगर हम नीचे वाली की क्वांटिटी को वेरी वेरी स्मॉल कर दें, लिमिट सिग्मा एस अप्रोचेस टू जीरो, तो यहां पर ऊपर डी आर नहीं रहता बल्कि क्या रहता है, सिग्मा आर। ऊपर सिग्मा आर और नीचे सिग्मा एस। ये याद रखिएगा, जब आप मैट्रिक में पढ़ते थे तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यहां पर ये होता है कि अगर हम टाइम इंटरवल को वेरी वेरी स्मॉल कर दें तो वो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये डी आर ओवर डी एस जो है, इसको लिमिट सिग्मा एक्स जीरो, अगर नीचे वाली क्वांटिटी को इतना स्मॉल कर दिया कि नियरली अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर डी आर नहीं होगा, सिग्मा आर होगा, नीचे सिग्मा एस होगा। अच्छा अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये देखिए, लिमिट सिग्मा एस अप्रोचेस टू जीरो, 1 ओवर सिग्मा एस अलग लिख लेता हूं, 1 ओवर सिग्मा एस ये लिख लेता हूं अलग, और ये सिग्मा आर मेरे बच्चे अलग लिख लेता हूं। अच्छा अब इसका ये मतलब है कि जो डी आर ओवर डी एस की डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो सिग्मा आर की होगी, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। डी आर ओवर डी एस की डायरेक्शन वही होगी जो सिग्मा आर की होगी। अब सिग्मा आर की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है। अगर सिग्मा आर की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द टेंजेंट। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे, मैं नीचे ये कह सकता हूं कि ये जो लिमिट सिग्मा एक्स जीरो 1 ओवर सिग्मा एक्स, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन सिग्मा आर पे डिपेंड कर रही है। अब क्योंकि सिग्मा आर की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, इसका मतलब है डी आर ओवर डी एस की डायरेक्शन भी अलोंग द टेंजेंट है। हमें ये बात पता चल गई कि जो डी आर ओवर डी एस है इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है। फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेकिन पहले ये बातें लिखनी पड़ेंगी। अगर आप रजिस्टर पर नोट कर रहे हैं तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एज लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सिग्मा एस 1 ओवर सिग्मा एस, ये कौन है, इज आ स्केलर क्वांटिटी। सो कौन, डायरेक्शन किसकी जी, ऑफ डी आर ओवर डी एस डिपेंड्स अपॉन सिग्मा आर। फिर हमें पता कि सिग्मा आर अलोंग द टेंजेंट होता है। सो एस डायरेक्शन ऑफ सिग्मा आर इज अलोंग टेंजेंट। सो इसका मतलब है ये जो डी आर ओवर डी एस है इज आल्सो अलोंग टेंजेंट, मतलब इसकी डायरेक्शन भी किधर है, अलोंग द टेंजेंट। चलो जी, डायरेक्शन का पता चल गया, डायरेक्शन का मेरे बच्चे पता चल गया, अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब मेरे बच्चे इसी की मैं मैग्नीट्यूड की तरफ जाता हूं। बेशक आप लिख लें कि अब हम क्या काम करने लगे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ किसकी मेरे बच्चे, डी आर और डी एस की। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ना उसी तरीके से ये जो डी आर ओवर डी एस है इसकी लिमिटिंग वैल्यू बनाते हैं। और लिमिटिंग वैल्यू कैसे बनाते होते हैं, लिमिट सिग्मा एस अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर आ जाता है सिग्मा आर, तो फिर नीचे आ जाता है सिग्मा एस।
क्योंकि मेरे बच्चे हम एक काम कर रहे हैं, हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इधर भी मैग्नीट्यूड ले लो, ये देख लें डी आर ओवर डी एस, इधर भी मैग्नीट्यूड ले लो, लिमिट सिग्मा एस अप्रोचेस टू जीरो, इधर भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सिग्मा आर ओवर सिग्मा एस। अच्छा गौर करिएगा, इस चीज को मैं एक नई शक्ल में लिख रहा हूं, ये देखिए लिमिट, ये लिखा हुआ है लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोच टू जीरो, इसका क्या मतलब है, सिग्मा एस तो ये वाला फासला है, सिग्मा एस अगर अप्रोचेस टू जीरो करता है इसका मतलब है पी बिल्कुल करीब हो चुका है क्यू के, ऐसे ही है ना, सिग्मा एस जीरो अप्रोच करता है, सिग्मा एस स्मॉल है, सिग्मा एस स्मॉल है तो पी बिल्कुल नेड़े हो चुका है क्यू का। तो अच्छा नेड़े होने का क्या मतलब है, हम यूं लिख सकते हैं पी अप्रोचेस टू क्यू, पी अप्रोच क्यू कर रहा है, पी क्यू के बिल्कुल करीब करीब हो चुका है, क्योंकि ये देखिए इसका मतलब ये है सिग्मा एस अप्रोच जीरो, वो फासला कम हो चुका है। अच्छा फिर उसके बाद ये देखिए सिग्मा आर, ये क्या है, ये पी क्यू का स्ट्रेट फासला है, इसका मतलब है यहां पर मैं लिखूंगा पी क्यू का ये स्ट्रेट। सिग्मा एस क्या है, सिग्मा एस ये अलोंग द कर्व्ड फासला है, अलोंग द कर्व्ड, इसका मतलब है मैं नीचे लिखूंगा ये पी क्यू का ये आर्क। खूब सो बात समझ आ गई हो। अब एक और बात, अब एक और बात, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ना पी अप्रोच कर रहा है क्यू को, मतलब पी बिल्कुल ऐसे करीब हो चुका है क्यू के, तो उस वक्त पी क्यू का ये वाला फासला और सीधा फासला, मतलब अलोंग द कर्व फासला और सीधा फासला वो सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फासला, क्योंकि पी बिल्कुल नियरली अप्रोच कर चुका है क्यू, तो फिर हम कहेंगे कि वो अलोंग द कर्व और स्ट्रेट फासला सेम हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये कब होता है, जब पी अप्रोच कर रहा है क्यू को, मतलब पी बिल्कुल नेड़े हो चुका है क्यू। अच्छा फिर इस फासले में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ये एक जैसी क्वांटिटीज हो जाएंगी, और हम ये कह सकते हैं कि ये फिर कैंसिल भी हो जाते हैं जब एक जैसी क्वांटिटीज, तो ये वन आ गई, इसका मतलब है डी आर ओवर डी एस, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन के बराबर आ गई। अब देखें कितनी हमें मजे की बात पता चली, वो ये मुझे बताएं अगर डी आर ओवर डी एस की मैग्नीट्यूड वन है तो इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो मैं नीचे लिख सकता हूं सो डी आर और डी एस इज यूनिट वेक्टर। हर कोई जानता होगा कि यूनिट वेक्टर कौन सा होता है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, वन होती है। मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या पता चला कि ये जो डी आर ओवर डी एस है ना, इसकी इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड वन है। अच्छा आप लोगों को पता है अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई होता है, अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे होता है। यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड वन है। अब अलोंग द टेंजेंट वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं टी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्यों नाम दे दिया, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड वन है। इसका मतलब है मैं एक काम करने लगा हूं, ठीक है ना, अब इसका मतलब है हम ये एक तो बात नीचे लिखें, सो डी आर वर्ड इज अ यूनिट वेक्टर एंड इट्स कौन डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट, इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट हो चुकी है। तो मेरे बच्चे हम यूं करने लगे हैं कि जो आपका डी आर ओवर डी एस है ना, इसको नाम दे रहा हूं मैं टी यूनिट वेक्टर का। क्यों दिया है अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है और ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वजह से कैप लगा दिया, डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है तो टी का नाम दे दिया। अच्छा अब आपको याद है आपकी इक्वेशन नंबर वन क्या थी, v बराबर है स्मॉल v इंटू डी आर ओवर डी एस, इसका मतलब है ये याद होगा इक्वेशन नंबर वन थी, रिकॉल करना, v डी आर ओवर डी एस की जगह मैं टी यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर यहां पर नॉर्मल कंपोनेंट कोई नहीं आया, ठीक है ना, इसका ये मतलब है कि इसको मैं जान के यूं लिख सकता हूं v इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस जीरो एन। इसका मतलब है मेरे बच्चे कोई जिंदगी में आपसे पूछे कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है तो v बताना, ये v जो इसके साथ है, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछे तो क्या बताना, जीरो बताना। अब इसका मतलब है फाइनली हम बात लिखेंगे ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ये किसके ऑफ वेलोसिटी, वो होगा जस्ट टी यूनिट वेक्टर, सॉरी टी यूनिट वेक्टर के साथ वाली चीज, मतलब वो सिंपल v है, और याद रखना ये v स्पीड है,
और अगर कोई पूछे कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो आप मेरे बच्चे ये बताओगे, ये देखिए एन यूनिट वेक्टर के साथ कौन है, जीरो। इसको मेरे बच्चे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा न्यूमेरिकल, तो एज अ फार्मूला भी याद रखना है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, v स्पीड, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, जीरो। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। और मेरे बच्चे अगर अच्छी तरह समझ आ गई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर इंकरेजमेंट के लिए जरूर बता दिया करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।